इस लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस जिस तरह हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है, होम्योस्टेसिस यहाँ पर जो स्टोन्स है एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है, इट मीन्स कि ये स्टेबल हालत में है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी स्टेबिलिटी चाहिए। जिस तरह वाटर हो गया, इसी तरह टेम्परेचर हो गया, उसी तरह नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गया, दिस शुड बी मेंटेन्ड इन आवर बॉडी, यानी ये जो एक खास कंसंट्रेशन तक मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये अपने कंसंट्रेशन से बढ़ जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पेचीदगियां जो है वो क्रिएट कर सकती है। दैट्स व्हाई होम्योस्टेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब इसके बाद फिर हम होम्योस्टेसिस को डिफाइन करते हैं। होम्योस्टेसिस द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट डिस्पाइट चेंजेस इन आउटसाइड एनवायरनमेंट। फिर इसके बाद इसके टाइप्स को देखते हैं। टाइप जो होंगे वो osmoregulation is the first type of homeostasis and thermoregulation is second type as well as excretion is the third type. फिर इसके बाद जो फर्स्ट टाइप होगा इसका osmoregulation, osmoregulation को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। Maintenance of water and dissolved solute in nearly constant state in our body. फिर इसी तरह जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो डिजोल्व सोल्यूट है और इसी तरह वाटर है, दिस शुड बी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट लेवल इन आवर बॉडी, ताकि हमारे जिस्म में वाटर लेवल या इसी तरह सोल्यूट लेवल का जो कंसंट्रेशन हो ज़्यादा ना बढ़े और हमारे लिए जो मुश्किलात हो पैदा ना हो। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, सो दिस डेलिकेट बैलेंस इज वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो बैलेंस है दिस शुड बी maintained so that we can survive. फिर इसके बाद excretion होगा। excretion means के removal of waste product from body. So the process of removing metabolic waste from body. So जो metabolic waste है यानी nitrogenous waste जो है ये हमारे जिस्म में accumulate नहीं होने चाहिए। Because of these waste अगर ये हमारे जिस्म में accumulate होना शुरू हो जाए तो ये भी हमारे लिए मुश्किलात जो है वो produce कर सकती है। Without this process means कि without excretion these waste products may accumulate in our body creating health issues. जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे लिए अगर ये accumulate हो जाए हमारे जिस्म में तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। फिर इसके बाद जो होगा थर्मोरेगुलेशन होगा। थर्मोरेगुलेशन मीन्स के मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर और बॉडी, यानी जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और हमारे जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिस 98.7 फ़ारेनहाइट या 98.7 फ़ारेनहाइट होगा, अगर इससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो जैसा हमने डिस्कस किया हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकती है। और अगर आउटसाइड जो टेम्परेचर हो अगर वो बढ़ जाए तो हमारे जिस्म से स्वीट यानी पसीना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ताकि हमारे जिस्म का जो इंटरनल टेम्परेचर हो वो मेंटेन रहे। फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म में जो हमारे पास फर्स्ट होगा यानी चेंज को डिटेक्ट करने वाला, दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर। नाउ सोल्यूट वाटर एंड टेम्परेचर ये जो ये हमारे जिस्म में फ्लक्चुएट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, जिनको हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ये जो वेरिएबल्स है दे ए नॉर्मल वैल्यू इन इंटरनल एनवायरनमेंट कॉल्ड सेट पॉइंट, यानी इनका हमारे जिस्म में एक जो नॉर्मल वैल्यू है इसको हम सेट पॉइंट कहेंगे। और ये जो सेट पॉइंट होगा दिस इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी, ये जो है ये जिस्म की मेमोरी में स्टोर होता है। एनी डिस्टर्बेंस इन दिस वैल्यू, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस इन वैल्यूज में हो जाए सो ट्राइगर होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस होगा वो ट्राइगर हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जिस तरह फर्स्ट जो होम्योस्टेसिस में जो हमने जिस तरह डिस्कस किया कि रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर जो होगा वो चेंज को डिटेक्ट करेगा या स्टिमुलस को जो होगा उसको डिटेक्ट करेगा। जिस तरह लेट्स सपोज गर्मी बहुत ज्यादा है तो हमारा जो स्किन होगा वो इस गर्मी को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। सो स्किन को हम रिसेप्टर यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने जिस तरह डिस्कस किया कि डिटेक्ट चेंज और स्टिमुलस एंड चेंज फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी ये जो डिटेक्ट और चेंज जो हो सकता है ये इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है और इसी तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। अब जब हमने कहा कि टेम्परेचर चेंज हुआ, इट मीन्स कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो था वो चेंज हो गया और हमारी स्किन ने इसको क्या किया, डिटेक्ट किया।
दिस इंफॉर्मेशन थ्रू अपेरेंट पाथवे रीच कंट्रोल सेंटर। हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर होगा, जिस तरह हमने गर्मी को डिस्कस किया, ये हमारा ब्रेन होगा जो इसको डिटेक्ट करेगा, या फिर स्पाइनल कॉर्ड होगा जो डिटेक्ट कर सकता है। सो दिस इंफॉर्मेशन थ्रू अपेरेंट पाथवे रीच कंट्रोल सेंटर। अपेरेंट पाथवे क्या होगा? जब भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से ब्रेन में चले जाए थ्रू न्यूरॉन्स, तो जो पाथवे होगा, दिस पाथवे इज कॉल्ड अपेरेंट पाथवे। फिर इसके बाद क्या होगा? विच डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो कंट्रोल सेंटर होगा ये कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रोल सेंटर देन थ्रू अपेरेंट पाथवे। अब अपेरेंट पाथवे क्या होगा? ये वो पाथवे है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर जो है वो भी, अगर मतलब अगर स्किन को हम कंसिडर करें, स्किन में भी पाए जाते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन होगा ये फिर कंट्रोल सेंटर से अपेरेंट पाथवे के जरिए इफेक्टर तक जाएगा जो कि रिस्पॉन्स शो करेगा। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया कि अगर इफेक्टर हमारे जिस्म में हमारे स्वीट ग्लैंड्स होंगे जो कि स्वीटनिंग करना शुरू कर देंगे, और हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर होगा वो वापस कांस्टेंट लेवल पर आ जाएगा, या कांस्टेंट लेवल पर ये मेंटेन रहेगा। दिस इफेक्टर देन गिव रिस्पॉन्स, यानी जो इफेक्टर होंगे वो फिर रिस्पॉन्स दे देंगे टू ओरिजिनल स्टिमुलस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। यानी इस केस में जो हमने डिस्कस किया, इसमें जो हमारे पास जो इफेक्टर होगा वो स्वीट ग्लैंड्स होंगे, और ये क्या करेंगे? स्वीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, यानी पसीना जो होगा वो जिस्म से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह होम्योस्टेसिस जो होगा वो मेंटेन रहेगा। यहाँ पर जो स्टिमुलस हुआ वो सनलाइट हुआ या गर्मी हुई, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।